नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ अपनी डीसी मशीन्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डीसी जनरेटर के साथ। डीसी जनरेटर डिस्कस करने के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम में, वो सभी मैं डिस्कस करूँगा। तो मेरी वीडियोस से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, डीसी जनरेटर शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक लॉज बता देना चाहता हूँ जिन पे ये मशीन्स वर्क करती हैं। पहला है फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये कहता है वेन एवर देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन अ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर एंड इफ द सर्किट इज क्लोज्ड द current will starts to flow whose direction can be determined by using Fleming's right hand rule। मीन्स अगर कभी भी एक मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर में आपस में रिलेटिव मोशन है तो कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और अगर करंट के ट्रेवल करने के लिए पाथ है, मतलब सर्किट क्लोज्ड है, तो करंट भी फ्लो करेगा, और करंट की डायरेक्शन फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाली जा सकती है। अब ये रिलेटिव मोशन ऑब्टेन करने के लिए दो रास्ते हैं। आइदर वी कीप द मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी, मैग्नेट स्टेशनरी, और मूव द कंडक्टर, और वी कीप द कंडक्टर स्टेशनरी एंड मूव द मैग्नेटिक फील्ड। दोनों ही केस में आपस में रिलेटिव मोशन होगा और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। देखिए, करंट की डायरेक्शन कैलकुलेट और डायरेक्शन हम फाइंड आउट करने के लिए फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। अगर कंडक्टर का मोशन इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो करंट की डायरेक्शन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगी। तो चलिए हम अब जनरेटर के प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक सिंपल लूप जनरेटर मैंने दिखाया है जिसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर मैग्नेट। फ्लक्स की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ भी दिखाई हुई है। जो प्राइम मूवर है इट विल रोटेट द रोटर कंडक्टर्स, ये रोटर कंडक्टर्स को रोटेट करेगा। जब रोटर कंडक्टर्स को रोटेट कर रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड और रोटर कंडक्टर्स में आपस में एक सॉरी रिलेटिव मोशन हो जाएगा, जिसकी वजह से रोटर कंडक्टर्स में ईएमएफ इंड्यूस होगा। और जैसे कि यहाँ पे सर्किट क्लोज है, ये एक लोड से कनेक्टेड है, तो करंट भी फ्लो करेगा। करंट की डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। लेकिन इस केस में ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो ऑल्टरनेटिंग नेचर का होगा। क्यों? क्योंकि आफ्टर एवरी 180 डिग्री, हर 180 डिग्री के बाद कॉइल में करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो लोड के अक्रॉस जो करंट की डायरेक्शन होगी वो भी चेंज होगी। तो हमें सिंपल लूप जनरेटर में ऑल्टरनेटिंग नेचर की वोल्टेज ऑब्टेन होगी। अब जैसा कि हम डीसी जनरेटर पढ़ रहे हैं तो हमें आउटपुट में डीसी मिलना चाहिए। डीसी मिलना चाहिए मीन्स लोड के अक्रॉस अगर डायरेक्शन करंट की इस तरह से है तो पूरी साइकिल में लोड की डायरेक्शन एक ही साइड में रहनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। लेकिन सिंपल लूप जनरेटर में हमारे क्या हो रहा था, आफ्टर एवरी 180 डिग्री द डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंजिंग। सो टू रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम हम क्या यूज़ करते हैं, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज कर देता है, उसका रेक्टिफिकेशन करता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कम्यूटेशन। तो देखिए कम्यूटेटर कैसे वर्क करता है वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। ये हमारा जनरेटर है, यहाँ से ये हमारा रोटर कंडक्टर्स बाहर आए, और ये जो कम्यूटेटर मैं बना रहा हूँ इसमें दो रिंग्स होती हैं जो एक बहुत ही नैरो डिस्टेंस से सेपरेटेड होती हैं। इस कम्यूटेटर के ऊपर यहाँ पे ब्रशेस लगे होते हैं जिससे हम करंट को कलेक्ट करके लोड तक पहुँचा देते हैं। अब ये वर्क कैसे करता है, देखिए ये फ्लक्स की डायरेक्शन है। सपोज ये कंडक्टर के एंड्स के मैं नेमिंग कर देता हूँ। दिस इज P, दिस इज Q, एंड ये रिंग है C1, ये रिंग है C2। अब पहली कंडीशन में मान लीजिए कि करंट की डायरेक्शन इस तरह से है,
ए बी कॉइल में, ए बी इसके एंड पे करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है और सी डी पे डाउनवर्ड है। तो यहाँ से करंट की डायरेक्शन इस तरह से फ्लो हो रही होगी। अब जब ये 180 डिग्री रोटेट कर जाएगा तो ए यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ पे और डी यहाँ पे। तो करंट की डायरेक्शन सी डी में अभी तक डाउनवर्ड थी, यहाँ पे जाने के बाद अपवर्ड हो जाएगी, और ए बी में भी इधर आने के बाद डाउनवर्ड हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ ये रिंग भी रोटेट कर जाएंगे और C2 P से कनेक्ट हो जाएगा और C1 Q से। तो देखिए करंट की डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ रिंग्स भी 180 डिग्री चेंज हो जा रहे हैं। तो जो लोड के अक्रॉस हमें करंट मिलेगी वो एक ही डायरेक्शन में मिलती रहेगी। इस प्रोसेस को कहते हैं कम्यूटेशन, और इसमें हमें आउटपुट में वोल्टेज कैसी प्राप्त होगी, DC। चलिए अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन बंद कर लेते हैं कि डीसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन होती कैसी है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जल्दी से मैं आपको एक 4 पोल का डीसी जनरेटर बना के दिखा देता हूँ। ये हमारा स्टेटर बन गया है, जिसमें पोल्स की जो पोलैरिटी होगी वो अल्टरनेटिंग हम रख देते हैं, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ एंड साउथ। इसके बीच में जो यहाँ पे होगा वो होगा रोटर, जिस पे कंडक्टर्स लगे होते हैं। अब देखिए ये तो परमानेंट मैग्नेट्स का केस हो गया, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यहाँ पे बनाना चाहें तो कंडक्टर्स को हम फील्ड वाइंडिंग में इस तरह से प्लेस कर देते हैं, फील्ड वाइंडिंग को पोल्स पे। ये परमानेंट मैग्नेट्स के साथ एक ड्रॉबैक होती है कि इनका जो फ्लक्स होता है वो हम कंट्रोल नहीं कर पाते। जितना फ्लक्स है वो उतना कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब अगर हमें वोल्टेज ज़्यादा या कम मिल रही है, उसे हम फील्ड से कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट को एक्साइट करने के लिए हम कहीं एक सेपरेट सोर्स से या इसी के अपने सोर्स से करंट देकर उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बना देते हैं, और उसके फील्ड को या फ्लक्स को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, उस करंट को कंट्रोल करके। तो देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन है। ये हो गया हमारा स्टेटर, ये रोटर है, ये रोटर कंडक्टर्स हैं, ये हैं पोल्स, ये फील्ड वाइंडिंग्स मैंने यहाँ पे दिखा दी हैं। तो ये जो पूरा इसका आउटर स्ट्रक्चर होता है इसे हम बोलते हैं योक। ये सपोर्ट का काम भी करता है और फ्लक्स को कैरी करने के लिए भी यूज़ होता है कि नॉर्थ टू साउथ अगर फ्लक्स जाएगी तो वो योक से होकर जाती है, योक एंड आर्मेचर कंडक्टर से होकर। इस तरह से फ्लक्स की डायरेक्शन इसमें होती है। देखिए रोटर पे जो कंडक्टर्स लगे होते हैं उसे हम आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। अब उसको कनेक्ट करने के 2 तरीके होते हैं। टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग हम पढ़ रहे हैं। तो पहला होता है लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में जो आर्मेचर कंडक्टर्स होते हैं वो सभी 2 पैरेलल पाथ्स में डिवाइड होते हैं। जितने भी कंडक्टर होंगे उन्हें हम बराबर बराबर 2 पैरेलल पाथ्स में कनेक्ट करके लोड से कनेक्ट कर देते हैं। टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स अगर Z थे तो दोनों पाथ में Z/2 होगा, और वो लोड से इस तरह से कनेक्ट होंगे। तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स कितने हैं, 2। नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने हैं, Z। और एक वाइंडिंग में नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने हैं, Z/2। दूसरी होती है, सॉरी ये मैंने उल्टा बता दिया है, ये वेव वाइंडिंग का केस होता है, वेव वाइंडिंग में। और जो दूसरी लैप वाइंडिंग होती है, लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होते हैं जितने हमारे स्टेटर पे पोल्स होते हैं, उतने हम पैरेलल पाथ्स उसमें रोटर कंडक्टर्स को डिवाइड कर देते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स Z थे तो एक पाथ में कितने कंडक्टर्स होंगे, Z/P।
एंड जेड बाई पी। ये हो गया हमारा लैप वाइंडिंग का केस। लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ्स कितने होते हैं? जितने हमारे नंबर ऑफ पोल्स होते हैं। तो एक पाथ में कंडक्टर्स कितने होते हैं? जेड अपॉन पी। टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं जेड। तो देखिए ये हैं आर्मेचर वाइंडिंग को कनेक्ट करने के दो टाइप। अब हम चलते हैं ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए डीसी जनरेटर, कि डीसी जनरेटर से जो वोल्टेज होगा वो कितना जनरेट होगा, उसकी ईएमएफ इक्वेशन क्या है। तो देखिए फाई है हमारा फ्लक्स पर पोल, एक पोल से जो फ्लक्स इंड्यूस हो रहा होगा। जेड है टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स, हमारे आर्मेचर में जितने भी कंडक्टर्स हैं उनकी संख्या को जेड से डिनोट किया गया है। पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, जितने पोल्स हैं वो पी है। ए इज नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स फॉर लैप वाइंडिंग होगा 2 एंड फॉर वेव वाइंडिंग, सॉरी लैप वाइंडिंग में होगा जितने हमारे पोल्स होंगे और वेव वाइंडिंग में होगा 2 नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। स्पीड ऑफ आर्मेचर इन आरपीएम, तो जो रोटर जिस स्पीड से घूम रहा होगा राउंड पर मिनट वो एन से डिनोट किया गया है। एंड ईजी इज जनरेटेड ईएमएफ। चलिए ड्राइव करते हैं। देखिए फ्लक्स कट बाय वन कंडक्टर इज इक्वल टू पी फाई। एक पोल पे हमारा कितना फ्लक्स था? 5। सारे पोल्स पे मिला के कितना हो गया? P5। तो जो एक कंडक्टर है रोटर का वो कितना फ्लक्स को कट कर रहा होगा 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री रोटेशन में? P5। अब स्पीड हमने दे रखी है, n रिवॉल्यूशंस हैं 1 मिनट में, मीन्स 60 सेकेंड में। तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? 60 अपॉन n इज इक्वल टू डी टी। डी टी मीन्स टाइम कंज्यूम्ड इन कंप्लीटिंग वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में लगा हुआ टाइम 60 अपॉन n। तो जो हमारा जनरेटेड ईएमएफ होता है वो क्या होता है? डी फाइव बाई डी टी। डी फाइव बाई डी टी मीन्स पी फाइव अपॉन 60 अपॉन n इज इक्वल टू एन पी फाइव अपॉन 60। अब ये है एक कंडक्टर की वजह से जनरेटेड ईएमएफ, लेकिन हमारे टोटल कंडक्टर्स कितने हैं? जेड। तो जेड कंडक्टर्स एक ही पाथ में तो है नहीं, वो नंबर ऑफ पाथ्स में डिवाइडेड है। तो वोल्टेज जितना एक पाथ में जनरेट हो रहा होगा उतना ही जनरेट हो रहा होगा, क्योंकि पैरेलल में सेम रहता है। तो अब हम टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर से जो जनरेटेड ईएमएफ होगा उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ कंडक्टर से डिवाइड कर देंगे। टोटल इज इक्वल टू एन पी फाइव अपॉन 60 इंटू जेड अपॉन ए। ए मीन्स नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स में वो कंडक्टर्स डिवाइडेड हैं। ए जो होगा वो लैप वाइंडिंग के लिए होगा जित नंबर ऑफ पोल्स के बराबर, और वेव वाइंडिंग में होगा 2। यह है जनरेटेड ईएमएफ की इक्वेशन। अब देखिए जनरेटर के आर्मेचर को कनेक्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं। आर्मेचर को मीन्स सॉरी फील्ड वाइंडिंग्स को एक्साइट करने के। फील्ड वाइंडिंग्स में मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए हमें सप्लाई देनी होती है। वो सप्लाई हम कहाँ से देंगे उसको दो तरह से दी जा सकती है, सेपरेटली एक्साइटेड या सेल्फ एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब है ये जो पोल्स पे जो स्टेटर कंडक्टर्स लगे हुए हैं, ये जो रेड से मैंने शो किया है स्टेटर कंडक्टर्स या फील्ड वाइंडिंग्स, इनको अलग से किसी सोर्स से अगर करंट दे दिया जाए, एक्साइटेशन करंट और फील्ड करंट, तो इसको बोलेंगे हम सेपरेटली एक्साइटेड। जैसे इसमें मैंने शो किया है, रेड वाले कंडक्टर्स का इन रोटर कंडक्टर्स के कहीं भी कनेक्शन नहीं है। मतलब जो जनरेटेड ईएमएफ होगा जनरेटर का वो सीधा लोड को जा रहा होगा, फील्ड वाइंडिंग्स से कोई मतलब नहीं होगा।
तो इस तरह के कनेक्शन को बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड। अब इसमें करंट जो IA आर्मेचर कंडक्टर हो, आर्मेचर करंट यहाँ से जनरेट हो रहा होगा वही लोड करंट के इक्वल होता है, क्योंकि वही जा रहा होता है सीधा। अब वोल्टेज जो हमें लोड पे मिल रही होती है वो कितनी होती है, EG जो जनरेटेड वोल्टेज है माइनस IA RA क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस। यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस होगा आर्मेचर कंडक्टर्स में, उस रेजिस्टेंस की वजह से भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी, तो वो वोल्टेज ड्रॉप है IA RA। तो हमें लोड पे कितनी वोल्टेज मिलेगी, जितनी जनरेट हुई थी माइनस जितनी आर्मेचर कंडक्टर में ड्रॉप हो गई। पावर जनरेटेड कैलकुलेट करने के लिए पावर जनरेटेड पावर मीन्स यहाँ पे जो पावर जनरेट हुई वो EG इंटू IA और IG जनरेटेड करंट एंड जनरेटेड वोल्टेज। लेकिन पावर डिलीवर्ड वो डिफरेंट होती है। पावर डिलीवर्ड मतलब यहाँ पे जो लॉस हो गया पावर का, उसको हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा जो जनरेट हुई थी, तभी तो यहाँ पे पावर आएगी कि कितनी डिलीवर हो पाई। तो पावर डिलीवर्ड जनरेटेड तो ये थी, लॉस कितना हो गया आर्मेचर कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस की वजह से, IA² RA। तो पावर डिलीवर्ड हुआ IA माइनस IA² RA। IA कॉमन ले लिया, फॉर्मूला आता है VIA। नेक्स्ट टाइप का हमारा जो जनरेटर है वो है सीरीज जनरेटर। सीरीज जनरेटर में जो फील्ड वाइंडिंग्स होती हैं वो आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट होती हैं। देखिए जो रेड वाली वाइंडिंग्स हैं फील्ड पे, इनको मैंने जो रोटर से वाइंडिंग जा रही थी इसके सीरीज में ही कनेक्ट कर दिया है। अगर इक्विवेलेंट सर्किट दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, फील्ड वाइंडिंग्स आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट होती हैं। तो इसके लिए करंट जो सीरीज वाइंडिंग में जा रहा होता है और आर्मेचर वाइंडिंग से जो करंट आ रहा होता है वो सेम होता है लोड करंट के। इस केस में वोल्टेज दो जगह ड्रॉप हो जाएगी, एक तो इस रेजिस्टेंस में जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है, दूसरी इस रेजिस्टेंस में जो फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। तो हमें आउटपुट में वोल्टेज कितनी मिलेगी, जनरेटेड वोल्टेज माइनस वोल्टेज ड्रॉप इन आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज ड्रॉप इन फील्ड रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लें V इज इक्वल टू EG माइनस IA RA प्लस RSC। इसी तरह से पावर जनरेटेड पावर तो वो है जो यहाँ पे जनरेट हो रही होगी EG IA, लेकिन डिलीवर कितनी हो रही होगी लोड को, कुछ पावर आर्मेचर रेजिस्टेंस में लॉस हो जाएगी, कुछ फील्ड रेजिस्टेंस में RSC में। तो उन दोनों को हम यहाँ पे दिखा देते हैं, जनरेटेड पावर EG IA माइनस IA² RA प्लस RSC, जो पावर यहाँ पे लॉस हो गया आर्मेचर रेजिस्टेंस और फील्ड रेजिस्टेंस में, तो उसका फॉर्मूला भी VIA आएगा। अब नेक्स्ट है शंट वाउंड। शंट वाउंड में क्या होता है, शंट वाउंड में हमारी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में कनेक्ट होती है। जो मैंने यहाँ पे रेड कलर की वाइंडिंग दिखाई है ये आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में कनेक्ट है, ये आप देख सकते हैं। और इक्विवेलेंट सर्किट में भी आप देख सकते हैं, ये फील्ड वाइंडिंग है, ये हमारा जनरेटेड वोल्टेज यहाँ पे रोटर है, यहाँ पे जनरेटेड वोल्टेज EG होगा। ये फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में है, यहाँ से एक करंट जा रहा होगा जो फील्ड वाइंडिंग को जाएगा, ये लोड करंट जाएगा। तो आर्मेचर करंट जो होगा वो लोड करंट प्लस फील्ड करंट का दोनों का सम होगा। अब जो वोल्टेज कितनी, टर्मिनल वोल्टेज जो होगी वो कितनी होगी, जो हमें लोड के अक्रॉस मिल रही होगी वो कितनी होगी, EG जो वोल्टेज जनरेट हुई माइनस जो आर्मेचर रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप हो जाएगी। इसको ऐसे समझ लेते हैं, ये यहाँ पे एक वोल्टेज का सोर्स है लेकिन एक आर्मेचर रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा है, तो ये जो टोटल वोल्टेज है ये सारी तो मिल नहीं जाएगी। यहाँ कुछ वोल्टेज यहाँ पे भी ड्रॉप हो जाएगी, उसको हम माइनस कर देते हैं इसमें से, बाकी सब यहाँ पे हमें ऑब्टेन हो जाएगी। अब पावर जनरेटेड सेम केस, वही जनरेटेड पावर तो सेम ही रहेगी EG IA, और डिलीवर्ड पावर जैसे हमने पहले कैलकुलेट की है इस केस में भी VIL ही आएगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इसके जो मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, वो किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
तो उससे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।